हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो पद कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घर एक शब्द है। ठीक है, घर एक शब्द है, परंतु घर शब्द का जब हमने किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया, जैसे यह मेरा घर है, तो अब घर एक पद कहलाएगा। ठीक है, तो जब किसी सार्थक शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या फिर अल्प प्राण। तो सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण किन्हें कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इस आधार पर सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो शब्द है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। दूसरे शब्दों में कहे तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अनुनासिक व्यंजन इनमें से कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन, तो अनुनासिक व्यंजन है वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, वर्ग का पंचमाक्षर। अब ये पंचमाक्षर क्या है? जैसे अंगा, इया, अणा, न, मा। जैसे क वर्ग का पांचवा अक्षर क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, फिर च वर्ग का पांचवा अक्षर च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद ट वर्ग का पांचवा वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अणा। फिर त वर्ग का पांचवा वर्ण त, थ, द, ध, न, पांचवा वर्ण। उसके बाद प वर्ग का पांचवा वर्ण प, फ, ब, भ, म। तो इन पांचों वर्ग के जो पांचवा वर्ण है, ठीक है, अंग, इया, अण, न, म, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो क्या एक संयुक्त व्यंजन है? क्या एक संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला स्वर रहित होता है। संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है, दो अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है। पहले तो ये है, ठीक है, जिसमें पहला व्यंजन जो होता है वह स्वर रहित होता है। जैसे यहाँ पे है आधा क है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वह स्वर सहित होता है, जैसे या। ठीक है, आपको पता होगा कि व्यंजन स्वरों के बिना अधूरा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो क्या है वह संयुक्त व्यंजन है, परंतु यही यहाँ पर जो चच्चा है ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं, इस प्रकार की जो ध्वनियां होती है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कच्चा, पक्का, सच्चा। द्वित्व व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, द्वित्व व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं वे समान होते हैं, जैसे चच्चा, कक्का। परंतु संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी कि आधा होता है, जैसे आधा क है यहाँ, और जो दूसरा व्यंजन होता है वह स्वर सहित होता है, जैसे यहाँ पर यह है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है? इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है? तो अविकारी शब्द है इनमें से वाह। वाह एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो
जिस शब्द में वचन लिंग कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिन शब्दों में वचन लिंग कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। ये शब्द हर स्थिति में समान रहते हैं, चाहे वाक्य में लिंग परिवर्तन हो, कारक परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो, परंतु ऐसे शब्द हमेशा समान रहते हैं, हर स्थिति में समान रहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, इसके अलावा है जैसे जब, तब, अभी, उधर, इधर, इस तरह के शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? जहां पर अलगाव की भावना हो वहां पर अपदान कारक होता है। जैसे वह बाजार से लौट रहा है, मैं स्कूल से जा रहा हूं, पेड़ से पत्ते गिर गए। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, ठीक है, जिसमें अलगाव की भावना पता चल रही है, वहां पर अपदान कारक होता है। अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कलम से लिखता हूं, जैसे देखिए यहाँ पर है करण कारक, यहाँ पर भी से ही है, यहाँ पर करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है, अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है, परंतु अपदान कारक में क्या था? अलगाव की भावना प्रतीत होती थी। और करण कारक में क्या है? साधन की बात होती है, जिस साधन या उपकरण से कर्ता अपना कार्य करता है वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, करण कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, कलम साधन है, मैं करता हूँ, कलम मेरा साधन है। ठीक है, कार्य करने का, लिखने का साधन है कलम। तो यहाँ पर जो से का प्रयोग किया गया है वह क्या है? करण कारक है। अगर हम यहीं पर कह देते कि वह बाजार से लौट गया, तो यहाँ पर जो से का प्रयोग हुआ है वह अलगाव की भावना को दर्शाता है, तो इस प्रकार इस वाक्य में अपदान कारक हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है? देखिए यहाँ पर, शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, लड़का बाजार से लौटा। तो यहाँ जो ग है, इसमें ग विकल्प ग में लड़का बाजार से लौटा, यहाँ पर अलगाव की भावना पता चल रही है, तो इस प्रकार इस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे देखिए, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, परंतु यहाँ पे भी अपदान कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य इनमें से क्या है? शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। इसमें जो दही खट्टा है यह लिंग की दृष्टि से सही है। दही पुल्लिंग शब्द है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग दिखते हैं परंतु होते पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा, इस तरह के जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी यहाँ पे है जो वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द है शराब। शराब स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि यहाँ पे बाकी जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। जवाब, गुलाब, हिसाब, ये तीनों पुल्लिंग शब्द है और शराब स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो खटमल एक पुल्लिंग शब्द है। खटमल एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि डिबिया, दात्री, जीव, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुवचन की दृष्टि से इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य इनमें से शुद्ध है। तो चिड़िया उड़ गई, ठीक है, चिड़िया उड़ गई, ये बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध है। अगर पूछते इसका एक वचन क्या है, इस वाक्य में एक वचन की दृष्टि से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो चिड़िया उड़ गई। ठीक है, चिड़िया उड़ गई। चिड़िया का बहुवचन हो जाता है चिड़िया। ठीक है, या के ऊपर बस एक चंद्र बिंदु लग जाता है तो चिड़िया का वो बहुवचन रूप हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के बोले बहुवचन है,
लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा बहुवचन, लड़के ने लड़कों से कहा, कहीं ना कहीं इसमें भी बहुवचन है। तो हमें सिर्फ पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि एक वचन का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो विकल्प ख में एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के ने कहा। ठीक है, अगर बहुवचन होता तो ये वाला सही होता, लड़कों ने कहा, लड़के की जगह पर लड़कों हो जाता, परंतु एक वचन पूछा है तो विकल्प ख ही सही होगा, लड़के ने कहा। अगला प्रश्न है, भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, और जरूर से बताइएगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ और शब्द भी है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोग, दर्शन, आंसू, दाम, ओठ। लोग, दर्शन, आंसू, दाम, ओठ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे शब्द है वे सभी क्या है? एक वचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक वचन है, इन शब्दों में से एक वचन है तेल, एक वचन शब्द है। द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वे ज्यादातर एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बाकी है जो प्राण, दर्शन, ओठ, ये सभी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? तो दोपहर में द्विगु समास है। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह या फिर समाहार का बोध कराए। जिस शब्द का पहला पद जो हो वो संख्यावाची विशेषण हो, जैसे दो, यहाँ पे संख्यावाची शब्द है, और जो समस्त पद है वह किसी समूह या फिर समाहार का बोध कराए, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर का समास वगैरह हो जाएगा दो पहरों का समूह। ठीक है, एक समूह का बोध कराते हैं द्विगु समास में। जो शब्द आते हैं द्विगु समास के अंतर्गत, जो शब्द आते हैं वो समूह या फिर समाहार का बोध कराते हैं, जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे ही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे वीणा पाणी किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो माँ सरस्वती की ओर संकेत कर रहा है, जैसे वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुरुष बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जबकि चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव का उदाहरण है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु को कहा जा रहा है। ठीक है, चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहा जा रहा है, जबकि चंद्रशेखर भगवान शिव को कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, जिस समास में बाद वाला यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वह लुप्त होता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह लुप्त होती है उसमें, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रचनाकार, रचना को करने वाला को विभक्ति लुप्त है इसमें रचनाकार में। राजकुमार, राजा का कुमार का विभक्ति लुप्त रही इसमें। उसी प्रकार बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, तो की जो विभक्ति है लुप्त रही इसमें। इस प्रकार तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लुप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है,
और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहा जाता है? सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को विग्रह कहा जाता है। ठीक है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहा जाता है? तो समास विग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लालटेन कैसा शब्द है? लालटेन कैसा शब्द है? तो लालटेन एक विदेशी शब्द है। लालटेन एक विदेशी शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है। इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो जलज एक योग रूढ़ शब्द है। जलज एक योग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, किसी अन्य अर्थ का परिचय देते हैं, किसी विशेष अर्थ का परिचय देते हैं। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी ये यौगिक शब्द ही होते हैं, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं योग रूढ़ शब्द, परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अर्थात किसी विशेष अर्थ का परिचय देते हैं। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज। ठीक है, जैसे जलज, लंबोदर, पंकज। जबकि रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना ये सभी यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न है, स्नेह स्नेह शब्द है, इनमें से कौन सा? स्नेह स्नेह शब्द है एक तत्सम शब्द। स्नेह स्नेह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा धीरे धीरे। स्नेह स्नेह तत्सम शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। जिस सामासिक पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है। जिस सामासिक पदों के क्या होते हैं? दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अगर इनका विग्रह करेंगे तो इनके मध्य में क्या बैठाएंगे? और, अथवा, या, एवं, इस तरह के शब्द बैठाया जाता है। जैसे उत्तर दक्षिण का विग्रह करने पर उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है। चाय विदेशी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो यह चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। फारसी शब्द है, कुछ फारसी शब्द है। अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, शादी इत्यादि। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द है कुछ, वकील, शराब, किताब, औरत, वारिस, औलाद। तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं, उर्दू, कालीन, कैची, बहादुर, मुगल, लफंगा। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं, अलकतरा, आल्पीन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा शब्द है, इनमें से किस तरह का शब्द? तो कान्हा शब्द एक तद्भव शब्द है। कान्हा एक तद्भव शब्द है। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए होते हैं। ठीक है, तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, अर्थात काफी ध्वनि परिवर्तनों के बाद ये हिंदी में आते हैं। ऐसे शब्द जो काफी ध्वनि परिवर्तनों के बाद हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को ही तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली क्लास में हम जल्दी मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ, हिंदी साहित्य के दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।